चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। कर्म का उदय किस प्रकार होता है, सविपाक निर्जरा किस प्रकार होती है, कर्म किस प्रकार खिलते हैं, इसकी चर्चा यहाँ दूसरे अधिकार में कर्म के उदय रूप अवस्था में टोडरमल जी साहब ने समझाई है। विगत 3-4 दिवस से अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमें वस्तु स्वतंत्रता का बराबर ध्यान रखकर निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार का है इसका भी हमें बराबर ध्यान रखना है। और कथन में जहाँ कार्य कारणपना बताया है वहाँ किस प्रकार कार्य कारणपना है इसको भी हमें समझना है ना। बिल्कुल इसमें गड़बड़ नहीं करना है ना, क्योंकि ऐसा भी जिनवाणी में कि ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से ऐसा होता है क्या कि इसके मति शुद्ध ज्ञान या ज्ञानावरण के उदय से इतने इतने ज्ञान का आवरण है। तो अपने को क्या समझना, उसमें क्या समझना अपने को किस प्रकार का उदय होता है कि जब कर्म का उदय होता है तब यह जीव स्वयं अल्प ज्ञान रूप परिणमित होता है। दोनों का काल एक होने पर दोनों के में बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये अपने को समझना है। ऐसा नहीं समझना कि वो जो ज्ञानावर्ण कर्म इस आत्मा को उस रूप परिणमित आकर कराता हो, ऐसा नहीं समझना। बस ये इतनी सी बात है। कैसे उदय आता है समझ में आ गया ना। कर्म का उदय कैसे आता है कि कर्म का उदय कर्म के परमाणु का बिखरना होता है। बिखरना भी आप ये शब्द थोड़ा सा आपको यूं लगेगा कि एक एंगल, आप ऐसा समझो कि कर्म के कर्मत्व पने का समापन होता है। क्या होता है मुकेश जी भाई साहब? कर्म के कर्मत्व पने का समापन होता है। तो कर्मत्व पने का समापन कैसे होता है? वो तो पुद्गल द्रव्य है तो वो पुद्गल ही रहता, हाँ पुद्गल ही रहता है, लेकिन कर्मत्व पने का समापन हो जाता है। तो कैसे समापन हो जाता है कि उसके अनुभाग शक्ति के अनुसार बाहर में
जीव द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से और अन्य द्रव्य का जो संयोग है अपनी योग्यता से होता है और उसके अनुभाग शक्ति का समापन हो जाता है। इसी को कहते हैं उदय। समझ में आ गई बात है? अभी क्लियर तो हो गया ना उदय, क्योंकि कर्म का उदय है। ये बात बड़ी शांति से समझनी है अपने को, है ना, कि कर्म किस प्रकार बाहर की व्यवस्था, आप बोलते हो ना करता है, नाम कर्म के उदय के कारण हमारे को शरीर मिला। तो नाम कर्म का उदय ने क्या किया कि नाम कर्म के जो कर्म के परमाणु थे उनका उदय रूप यानी कर्मत्व रूप की शक्ति रूप उसका हटना हुआ ने वो वहां से अनुभाग शक्ति घटी और इधर आहार वर्गना के परमाणु अपने आप इस शरीर में आकर अपनी योग्यता से जुड़े, जो दोनों का एक काल होना, इसको कहते हैं नाम कर्म के उदय से शरीर का ऐसा होना। बस ये है व्यवस्था। समझ में आ गई क्या जवाब साहब? है ना, कर्म की संपूर्ण कर्म की व्यवस्था में वस्तु की स्वतंत्रता का और निमित्त नैमित्तिक संबंध का आपको बराबर ख्याल होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ये बात समझ में आ गई? आप में से कोई बता सकता है उदय किस प्रकार होता है, कर्म का उदय किस प्रकार होता है? चलो भाई, मोहिनी कर्म का उदय बताओ। दर्शन मोहिनी का उदय किस प्रकार होता है? क्या हुआ? समझ में आ गई? बोल नहीं पा रहे हो आप? हैं? दर्शन मोहिनी का उदय होना, वो दर्शन मोहिनी के कर्म के परमाणु का उदय काल पाकर कर्मत्व पने के शक्ति का उधर अभाव होता है और इधर जीव स्वयं क्या है, अज्ञान रूप मिथ्या रूप अपनी योग्यता से परिणमन करता है। दोनों का एक काल होना, इसको कहते हैं कि दर्शन मोहिनी का उदय है। और ऐसा भी ग्रंथ में कार्य कारण पने से कथन आता है कि दर्शन मोहिनी के उदय से इसके मिथ्यात्व हुआ। तो आपको ये पूरी एक्टिविटी में यही समझना है कि कैसे मिथ्यात्व हुआ। आई बात समझ में? अगर परमानेंट ऐसा नियम हो जाए कि कर्म के उदय से इस जीव को करना ही करना पड़े, तो फिर ये कभी भी जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। एक ये बात आप समझ लो। क्या कह जाओ साहब? कर्म के उदय से इस जीव को करना ही करना पड़े तो ये जीव कभी भी संसार से बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म बनते हैं, तो ये तो चक्कर चलता रहेगा, फिर जीव बाहर कैसे निकलेगा? समझ में आई बात आपको? क्या कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, उधर मोह का निमित्त है तो इधर जीव के रागाधिक भाव होते हैं, और जीव के रागाधिक भाव के निमित्त से क्या होते हैं कि नवीन कर्म बनते हैं। तो फिर कर्म बंधना कब बंद होंगे? चक्रव्यूह हो गया ना, चक्रव्यूह है ना। चक्रव्यूह क्या हुआ? इधर द्रव्य कर्म, इसके निमित्त से भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म। ये प्रोसेस तो चालू है। तो ये फिर कर्म से कैसे ये छूटेगा? तो कोई ना कोई प्रोसीजर तो होनी चाहिए ना कर्म से छूटने की। तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर क्या है? देखो, भाव कर्म यानी आपके रागाधिक भाव होंगे तो द्रव्य कर्म का बंध तो नियम से होगा ही होगा, लेकिन इधर द्रव्य कर्म के उदय में आपको रागाधिक करना पड़े ऐसा नियम नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? ये बात बराबर इस मोक्ष मार्ग में आपको समझनी पड़ेगी। मतलब कर्णानियों की जो थ्योरी है उसको आपको इसमें बड़े शांति से समझनी पड़ेगी। डिग्री टू डिग्री कर्म के अकॉर्डिंग यहां पूरा का पूरा काम होना ऐसा नियम नहीं है। जो जीव अपने स्वयं का पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ क्या करना है सिंगल साहब? पुरुषार्थ क्या करना है कि हाँ, उदय से नहीं जुड़ना है। अगर ऐसा जो जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की पावर इसके पास है। किसके पास पावर है बाहर निकलने की? जीव के पास पावर है ना। देखो, पाप के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है, ये तो आप सब जानते ही हैं
ठीक है। क्या मिलता है पाप के उदय में? पाप के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है, क्योंकि उधर पाप का उदय किसमें है कि जो पाप का उदय, जो पाप प्रकृतियां हैं उसमें यानी पुद्गल में, ठीक है। और जो बाहर में विपरीत सामग्री मिलती है वो भी कहाँ है? पुद्गल में। वहां तो वो चला उनका सीक्वेंस, लेकिन उस विपरीत सामग्री में इस जीव को दुखी होना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है। ये बात अपने को बड़ी शांति से समझ। क्या कहा जाओ साहब? वस्तु स्वरूप का विचार करके वह जीव ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी समता को धारण कर सकता है। कैसी विपरीत परिस्थिति में? उदय की विपरीतता में भी जीव समता को धारण कर सकता है, ऐसा जीव में पावर है। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं होगा कि आप रागाधिक करो और वहां कर्म नहीं बंधे, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ है? जीव में मतलब बोले तो ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है, वो कर्म तो वो जड़ है। हाँ, कि बात पकड़ में आई आपको? क्या नियम है? नियम क्या है कि आप पाप के उदय से, अघात्या कर्म के उदय से, साता वेदनी और असाता वेदनी के उदय से शरीर में रोग हुआ। ओके, यहां तक तो आपको सबको क्लियर है कि उसका निमित्त पड़ा और इधर शरीर में रोग हुआ। लेकिन एक बात है, रोग के काल में दो ऑप्शन है कि ये जीव आकुल व्याकुल रूप होकर परिणमित हो सकता है और ये जीव साम्य भाव रूप होकर भी परिणमित हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि रोग के काल में इसको दुखी ही होना पड़े, ये साम्य भाव नहीं रख सकता। यदि ऐसा नियम होवे तो ये जीव कभी भी संसार से पार नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई आपको? कह जाओ सब, बात समझ में आ गई? तो अब पुरुषार्थ समझ में आ गया ना आपको? असली पुरुषार्थ किसको कहते हैं मुकेश जी भाई साहब? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? है कि उदय की अनुकूलता हो, उदय की प्रतिकूलता हो, वस्तु स्वरूप का विचार करके अपने साम्य भाव को धारण करना, ये तो हो गया आपका पुरुषार्थ। और उस साम्य भाव धारण नहीं करें और आप जुड़ जाएं, पुण्य के उदय में फैल जाएं, पाप के उदय में रोएं, तो इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। और प्राय होता क्या है? थोड़ी सी अनुकूलता हो, बाहर में अनुकूल सामग्री हो जाए तो ये अपने को समझदार है ना, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो ये होता रहता है। कभी तो संयोगों पर आरोप लगाता है, कभी कर्म के उदय पर आरोप लगाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि मैं पावरफुल हूं, कि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं अगर आकुल व्याकुल नहीं हूं, इतनी मेरे में पावर है। और भूल जाता है कैसा भी रोग क्यों ना है जगत में, एक तरफ जगत के सब जीव जिंदा है और आपने वह दोष हो ही नहीं। क्या बात बेटा, आपने तो दोष हो ही नहीं और जगत में सब जीव आपके उस दोष की चर्चा करके निंदा करें और आपको बात जानने में भी आ जाए, ऐसा होने पर भी ऐसा नियम नहीं है कि आप कैसे हो दुखी हो। ये है पावर, जो कहते हैं वस्तु का, और उसके लिए बहुत सारे एंगल विचार करते हैं, बहुत सारे एंगल, अनेक प्रकार से आचार्य महाराज ने बताया है कि आप वस्तु का विचार करके, वस्तु व्यवस्था का विचार करके क्षमता धारण कर सकते। चलिए आगे। कर्म का उदय मतलब क्या? कर्म के अनुभाग शक्ति, उसके अनुसार बाहर में स्वयं कार्य होना है ना, और उधर कार्य होना और इधर की कर्म की शक्ति का समापन हो जाना, इसको कहते हैं कर्म का उदय आ गया है और कर्म खिर गए। ये है व्यवस्था, बस
ठीक है, इसी को कहते हैं कर्म का उदय आना या कर्म का खिड़ना। अब प्रश्न है फिर कर्म का उदय आ गया, वो जो परमाणु है ना कारमान वर्गना का, जिसमें अनुभाग शक्ति पड़ी थी, उदय आकर अब उदय शक्ति खत्म हो गई, अब उसका क्या होगा? तो अब वहां टोडरमल साहब ने उस बात को समझाया है कि चाहे तो वो उस ढेले में पड़ा रहे, चाहे वो उस ढेले से अलग हो जाए, चाहे वो आत्मा के प्रदेश के साथ में रहे या आत्मा के प्रदेश से बाहर चला जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके कर्मत्व पने का समापन। चले, बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ, पेज नंबर 30। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। ठीक है, ये तो अपना उदय कैसे होता है समझ लिया। अब उसकी बाकी प्रक्रिया आगे की क्या होता है उसको यहां पर समझाया है ना। अब पुरुष वर्ग में से एक पैराग्राफ ये पढ़ना है आपको बहुत शांति से तेज आवाज में, और नए नए भाई हैं जो उनको भी सब, और महिलाएं वर्ग से भी पढ़ना है, ताकि आप अकेले पढ़ो तो आपको भी उपयोग को एकाग्र करके भाव वासण पकड़ने में आए, ऐसा है ना। कौन पढ़ेगा आप में से जो बिल्कुल नया, जिन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा है? संबंध रूप रहते हैं। समझ में आ गया है पैराग्राफ? बच्चों को तो बहुत कठिन लग रहा होगा, है कोई बात नहीं, थोड़ा सा उपयोग, हाँ उपयोग को एकाग्र करना, बात पकड़ में आएगी। महिला में से कौन पढ़ेगा इसको? अलग हो जाए, अलग हो जाए कुछ प्रयोजन नहीं करता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, वहाँ एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादाकार को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय में हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर इतना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उस उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध स्वरूप रहते हैं। ठीक है, सरल है बात है। अब इस पैराग्राफ को मैं 5 सेंटेंस जो बनाए ना टोडरमल साहब ने, पांचों सेंटेंस अलग अलग करके अपन बात को समझेंगे। क्यों है? क्यों थोड़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। पहले अभी आप पूरा अपना उपयोग को उस पिक्चर पे ले जाओ, जो आप ऐसा विचार करो कि आत्मा के प्रदेश के साथ जो कारमान वर्गना का जो है ना, क्या बोलते हैं ढेला प्रदेश ने जितने परमाणु उस समय ग्रहण हुए और जिसमें कर्म मतलब प्रकृति रूप बंटवारा हो गया, स्थिति अनुभाग पड़ गया, ऐसा ढेला जो आत्मा के साथ अस्तित्व में है, अस्तित्व में मतलब एक क्षेत्र संबंध है, और जिसका उदय काल प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उदय की बात चल रही है, मतलब अब उसके पहले बंद और सत्ता वाली बात तो समाप्त हो गई। उस ढेले पर आप एक बार अपने उपयोग को वहां ले जाना, और वहां क्या एक्टिविटी होती है ये टोडरमल साहब अभी समझा रहे हैं। कहाँ की बात चल रही है? जो कर्म बदले थे कर्म परमाणु के साथ।
देखो अभी ऐसे मैं पिक्चर बनाता हूँ, ऐसी पिक्चर आप बना मत लेना है, सिर्फ समझने के लिए कि ये आत्मा का प्रदेश है। ठीक है, और इसमें अनेक समयों में बंधे हुए कर्म है ना। मैं इसे अलग अलग इंडिकेशन कर देता हूं आपको। ठीक है, ये बात तो अभी सरल समझने के लिए हो। ऐसा एक बार राजकोट में हो गया ऐसा गड़बड़, मैंने ऐसा समझाया तो वो चित्र में ही उलझा रहा। भाव पकड़ने का, ये सिर्फ समझाने का है, मैं थ्योरी है ऐसा। ये अपना आत्मा का प्रदेश, इसके साथ एक क्षेत्र होगा अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म। ठीक है, मैंने 4 कलर बना दिया। ठीक है, ठीक, एक ही प्रकृति की समझ लो आप अभी, क्योंकि प्रकृतियों में मैं विभाजन करूंगा तो और फिर यहाँ पर बंटवारा, एक ही प्रकृति समझ लो आप, है ना। जो चाहो मोह में डालना हो, मोहनी में, ज्ञानावर्णी में डालना हो, जो भी एक प्रकृति। ठीक है, अब इन सब का उदय काल प्रारंभ हो गया। ठीक है, बंधे थे अलग अलग समय में। ठीक है, सबने स्थिति अलग अलग ली थी जब बंधे थे तब, सबका आबादा काल अलग था। ठीक है, और उदय काल प्रारंभ भी सबका अलग अलग हुआ, लेकिन बीच में सबका एक साथ उदय काल आ गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आया आपको मुकेश भाई साहब? जैसे है ना कि एक कर्म बंधा था, जैसे कि सपोज आज 1 महीने बाद उसका उदय काल प्रारंभ हुआ, आफ्टर 1 मंथ, और उसका 5 वर्ष तक चलेगा। एक कर्म बंधा, वो 4 महीने बाद उदय काल हुआ और वो 3 वर्ष तक चलेगा। एक कर्म बंधा 6 महीने बाद उसका उदय काल प्रारंभ हो, 10 वर्ष तक उसका उदय काल चलेगा। स्थिति है, अभी 1 वर्ष जब होगा तब इसका उदय काल भी चालू है, इसका उदय काल भी चालू है, इसका उदय काल भी चालू है। ओके, समझ में आ गई ना बात आपको कि आबादा काल में तो छोड़ दो, अभी उदय काल 1 महीने बाद इसका उदय काल चालू है। तो अब जब उस समय 1 वर्ष बाद इसके जो परमाणु जिस समय उदय में आने वाले हैं वो, इसके परमाणु जिस समय उदय में आने वाले वो, इसके परमाणु जिस समय उदय में आने वाले वो, इनका उदय, ऐसे अलग अलग समय में बंधे हुए परमाणुओं के जो इनकी स्थिति है, उस स्थिति का प्रत्येक समय जितने परमाणु उदय में आने वाले हैं वो सब उदय में आते हैं। अभी पहले तो अपने को समझना उदय में आने में क्या होता है। हाँ, नहीं, स्थिति तो अलग अलग बंधी हुई है, लेकिन जैसे अपन आज 10:01 पे अपन 1 मिनट लें, 10 मैंने वो छोटा नहीं करते एक समय, 10:01 पर मान लो मोहनी कर्म की आपने पूर्व में यहां से लेकर 70 कोड़ी वर्ष पहले तक अलग अलग समय में जो मोहनी कर्म बांधे थे और जिनका उदय काल प्रारंभ हो गया है, और उन सब परमाणुओं का 10:01 पर सबके जिनके भी क्रम में उदय काल होंगे, सब परमाणु का उदय आएगा। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वेट करेगा, ये तो इसका उदय चालू है, इसका उदय चालू है, इसका उदय चालू है, वो घटना हो गई, सत्ता में हो गई। अभी छोड़ो, अभी तो उदय की बात समझ रहे हैं, अभी वो भी चलता है। अभी उदय को समझा रहा है, क्या समझा है? उदय को। तो पहले तो उदय में क्या होता है, तो उदय में प्रोफेसर साहब ने पहला जो पैराग्राफ लिखा है उसमें ये बताया है कि ये जो परमाणु, जैसे मान लो इसमें 1 लाख परमाणु बंधे, ठीक है, होंगे जैसा, और इसका उदय काल अपन ने माना 1,000 दिन, ठीक है। तो प्रत्येक दिन 100 परमाणु इसके उदय में आएंगे प्रदेश के आकार इस ढेले में। कितने परमाणु उदय में आएंगे? तो क्योंकि कितना होगा ना, 1 लाख 1,000 दिन, 1,000 दिन तक तो इसका उदय काल, अने 1,000 दिन तक इसकी वहां तक तो स्थिति है, आबादा काल निकल गया, उसके बाद उदय काल प्रारंभ हुआ और उसमें बंटवारा होगा कि प्रत्येक दिन 100 परमाणु उदय में आए। अब
समाप्त हो जाती है, इसको कहते हैं उदय। एक बात समझ में कठिन तो नहीं पड़ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रहा है राजी अनाजी। क्या अभी क्या हुआ, इन ढेले में परमाणु कितने थे? 1 लाख, है ना। आज पहले दिन कितने उदय में आए? 100। उदय में कितने आए कि इनके शक्ति के अनुसार बाहर में चाहे जीव का अगर चौथे क्रम में लो और आठवें क्रम में लो तो संयोगों का अपनी योग्यता से स्वयं में परिणमन हुआ। इसकी शक्ति और उसका जितने इधर जितनी है उधर उसका परिणमन हो गया है। तो अब क्या हुआ, उधर परिणमन हुआ और इसकी शक्ति समा, इसको बोलते थे कर्म खिल गया, है ना। पुरानी गांव की भाषा में क्या खिल गए, खिल कैसे गए, खिल कैसे गए, खिलना कैसे कि उसकी शक्ति समाप्त। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जब उसकी शक्ति समाप्त हो गई तो इसमें से 100 परमाणु का क्या होगा? ढेले में से तो टोटल में आप कह रहे हैं चाहे तो ये ढेले में रहे, चाहे ढेले को छोड़ दे, चाहे आत्मा के प्रदेश में रहे, चाहे आत्मा के प्रदेश के बाहर से रहे, इसमें कोई दम नहीं, ये खत्म हो गया। क्योंकि इसकी अनुपात शक्ति पहली पंक्ति की ये है। हाजी अनाजी कठिन तो नहीं पड़ रहा है। अब 60 सेकंड बंद क्यों हुआ तो कठिन नहीं है, क्योंकि सीखने की उम्र तो चली गई है, पर उसके बाद से कोशिश तो करना सरल है बात है। पंचम काल में ऐसा है कि ज्ञान अर्जन करने की और धर्म को साधने की उम्र युवा काल की हो, तो कोई का ऐसा प्रोजेक्ट हो ना, क्या प्रोजेक्ट हो, क्या कहता होता कि बीआरएस हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, पेंशन मिल जाएगी और फिर धर्म करेंगे, तो थोड़ा बहुत का प्रोजेक्ट करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा है। ये एक समय गवाने को नहीं है, बच्चे की शादी हो जाएगी और फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा, चक्कर में नहीं रहना। एक समय में जितने परमाणु उदय में आते थे जिले में से उसकी संख्या को विषय बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्या पहले नंबर की पंक्ति देखो, पहले क्या कहते हैं, कर्मत्व बने की नास्ति। कैसे कर्मत्व बने की नास्ति होती है वो पहले मेरे क्लास में समझा गया, है ना। कैसे नास्ति होती है कि उसके अनुसार के अनुसार बाहर में स्वयं में कार्य होता है, कि है ना, होने के पीछे मतलब उधर काम हो गया ना, अनंतर समय ऊपर लिखा है अनंतर समय, उसी समय उधर बाहर काम हुआ और उससे क्या हुआ, इधर उसकी अनुवाद शक्ति का अभाव हो गया। ऐसा काम होने के पीछे वे परमाणु, कौन से परमाणु जो इस ढेले के अंदर बने थे ना, वे परमाणु उसी स्कंद यानी इस ढेले में रहे या इस ढेले से अलग हो जाए, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अब उसमें तो कर्मत्व करने का ओके, पंक्ति समझ में आएगी पहले, ठीक है। हाजी अनाजी कठिनाई तो नहीं करवा, यहाँ इतना जानना की, फिर टोटल साहब ने एक बात और क्या जानना की, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, ठीक है। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय आते हैं। एक पंक्ति तो ये अपने को समझनी है, दूसरी पंक्ति इसके साथ साथ समझनी है। तथा बहुत समयों में बंधे हुए परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। ये दो बातें समझनी, ठीक है। अभी दो बातें समझ रहे हो, फिर से पढ़ता हूं पंक्ति जो आपको समझनी है। क्या? इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। ये बात को अपन ने बंध में समझ ली, बंध में समझ लेना, प्रति समय इस जीव के अंदर। अब बंद होने के बाद क्या होता है कि आबादा काल के समय के बाद उदय काल प्रारंभ होता है। ये भी बात आपने समझ ली, ठीक है ना। बंद होने के बाद क्या होता है? आबादा। तो अभी आबादा काल को हटा दो, अपन हम उदय काल की बात करते हैं। उदय काल की बात करते हैं, इसी फिगर को हुआ कि 1 लाख परमाणु बंधे और उदय काल उसका 100 दिन का, 1000 दिन का है। तो एक दिन में 100 परमाणु क्रम से उदय में आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक स्थिति पूरी नहीं होगी। सरल है, ओके। लेकिन बात समझना, ये तो एक परमाणु की हुई, ये एक समय के जो कर्म बंधे उसकी, और अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म है, अलग अलग समय में। तो फिर
तीसरे समय वाले का इफेक्ट अलग, चौथे समय वाले, ये सब एक साथ मिलकर उदय में आते हैं, तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट आएगा वो रिजल्टेंट उस समय आपके ज्ञान रूप आगे आपका परिणमन उस रूप होगा। ये बात समझ में आई आपको? मुझे पहले बात समझ में आई। ज्ञान में करनी पड़ रहा हो तो साता वैल्यू में करना, असाता वैल्यू में करना, ज्ञान में करने तो नहीं पड़ रहा है। पहले बार अरे हंसिया नहीं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा है। ज्यादा बड़ी नहीं बताओ अच्छी बात। मैं कोई वैल्यू देके बताऊँ, आपको समझ में आएगा? वैल्यू देके बताऊँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ये चित्र यही रहता है, दो तीन ही घटाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग समय के 3 समय या 2 समय के, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? देखो, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय आपका चालू हुआ, ठीक है? आपका पहले कर्म के उदय में आपका 10% क्षयोक्षम रहना चाहिए, तो 10% ज्ञान की व्यक्तता है, ठीक है? एक कर्म का इफेक्ट क्या आएगा कि वह 90% ज्ञान को तो ढकेगा और 10% आपके ज्ञान की जो ताकत है उसको क्या करेगा? ओके। अभी दूसरा कर्म ऐसा है कि वो क्या करेगा कि 95 को ढकेगा और 5 को उगाड़ के रखेगा। तीसरा जो अलग कर्म है वो 98 को तो ढकेगा और 2 को, ठीक है, हो गया, ठीक है? अब इनका सबका उदय काल तो एक हो गया, ठीक है? कि अब इफेक्ट क्या आएगा ज्ञान का? ज्ञान का इफेक्ट क्या आएगा? अब इन तीनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इनका जो एवरेज निकलेगा वो उस समय आपका ज्ञान का उदाहरण है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है। अभी ये तो ज्ञान में था, अभी मजेदार, अभी आप में पैसे में घटाओ तो मजा आएगा। ज्ञान में पैसे घटा है, देखो एक प्रकृति का अभी उदय आ रहा है, मान लो कि मुझे लगता है आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है? दूसरे उसी समय दूसरी प्रकृति का है कि 5,000 का घाटा होना है, उसी समय तीसरी प्रकृति का है कि 80,000 रुपए का घाटा होना है, उसी समय चौथी प्रकृति का है कि 2,000 का लाभ होना है, ठीक है? तो उस समय क्या होगा? नहीं तो पैसे तो फटाफट समझ में आ गया ना। ये सब अलग अलग समय में बनने हैं, इनका उदय काल में जो उदय में इफेक्ट मिलेंगे तो अनुमान से बताया था, ठीक है? 1 लाख का लाभ, 5,000 का घाटा, 80,000 का घाटा, फिर तो उस समय क्या मिलेगा? और जो मिलेगा वो उसका फल है, ठीक है? उदय सबका आपने ऐसे ही सभी कर्मों में घटाना है, ठीक है? कोई बात करो मेरे हिसाब से यहाँ लिखिए, पढ़ो, अब आप समझ में आ जाएगा। इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, ये तो बंध में अपन समझ चुके हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आभारा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, एक समय में उदय में आते हैं, क्रम से आते हैं ना? जितनी स्थिति है 100 वर्ष की स्थिति है और आपका तो 100 वर्ष में एक समय में बंटवारा हो जाता है और प्रत्येक समय उस कर्म का उदय आता है जब तक स्थिति पूरी नहीं हो, ठीक है? तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि